अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज़। आगाज़ में बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की फाती टीम स्पेन का मैड्रिड में शानदार इस्तकबाल हुआ है और शाही ख़ानदान भी कतार में खड़ा हो गया है। रनर्स अप अर्जेंटाइन की टीम का भी अपने मुल्क वापस पहुंचने पर बहुत वार्मली वेलकम किया गया है। जबकि लायनल मेसी की बात करें तो वो टीम के साथ अर्जेंटाइन नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने एक जज्बाती पैगाम भी शेयर किया है। वर्ल्ड कप के दौरान सनसनीखेज और काफ़ी दिलचस्पी जो है वो उरूज पर रही, लेकिन अगर हम कंट्रोवर्सीज की बात करें तो उन्होंने भी अपना एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। स्पेन की फतह के साथ ही खिलाड़ी मैदान में ही उलझ पड़े और अर्जेंटाइन के लियांड्रो पारेदेस भी लंबी पाबंदी उन पर लग सकती है। जबकि अगर हम बात करें दीगर खेलों की, पाकिस्तान की मरियम महमूद यूरोपियन विमेंस चैंपियन लीग में डेब्यू करके तारीख रकम करेंगी और कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत नेशनल स्पेशल ओलंपिक गेम्स 2026 के दूसरे और आखिरी मरहले में फुटबॉल इवेंट का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज़ में 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच जारी है और इसके साथ साथ कोरिया की हॉकी टीम 27 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचेगी। टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब। आप तीनों को वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलीम साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेन की टीम। हमने कल देखा जब वो अपने मुल्क पहुंची थी, वहां पर इंतज़ामात थे। जब वो जीती तभी से स्पेन में जो है वो सेलिब्रेशंस का आगाज़ हो गया था। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर हम तनाज़ात की बात करें, आपको क्या लगता है जिस तरह से कंट्रोवर्सीज रहीं थ्रू आउट द इवेंट और फिर मैच जीतने के बाद जिस तरह दोनों जो टीम के प्लेयर्स हैं उनमें जिस तरह की जो हमने गुत्थम गुत्ता या वो उलझ पड़े आपस में, आपको क्या लगता है ये एक नेचुरल रिएक्शन था? सबसे पहले तो जो उनकी सेलिब्रेशंस थी बहुत ही जबरदस्त थी और बस में परेड भी हुई, टीम घूमी, शहर का चक्कर लगाया, बस में प्लेयर सवार थे और वहां पर जिस तरह से उनको पजीराई मिल रही है वो एक्सपेक्टेड है। इतना बड़ा ज़ाहिर कारनामा सर अंजाम उन्होंने दिया। 20 लाख अफराद मौजूद थे उस जश्न में और ये तो बहुत ज़बरदस्त है और चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना ज़ाहिर है कोई मामूली बात नहीं। सेकंड टाइम इन लोगों ने जीता है। और रही बात अर्जेंटाइन की और जिस खास बात का आप जिक्र कर रही है कंट्रोवर्सीज की, वो बहुत अफसोसनाक है क्योंकि शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए था, लेकिन वो शिकस्त को तस्लीम नहीं कर पा रहे थे। टाइटल गंवाने के बाद उनके जो प्लेयर्स थे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे और फुटबॉल छोड़कर बॉक्सिंग शुरू कर दी थी उन्होंने। और मुझे लगता है कि सज़ा भी मिलेगी कुछ प्लेयर्स को जिस तरह की उन्होंने हरकतें की हैं। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बहुत ज़रूरी है और गेम्स तो नाम ही इसी चीज़ का है कि इसके ज़रिए एक अगर कोई दूसरी टीम जीती है तो आपको उसको कबूल करके उनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर इस तरह गुत्थम गुत्था हो गए थे, जो विजुअल्स आए, जो तस्वीर आई और जो मैं पढ़ रहा था कि फीफा ने इस पर कोई एक्शन भी लेने का फैसला किया है। और मैसी का जाहिर है कि आपने बताया कि उन्होंने पोस्ट भी की, मैंने भी देखी। वो चाहते तो वो भी यही थे कि एक और ट्रॉफी अपनी टीम को जितवाते जाते जाते, लेकिन किसी एक टीम का नहीं होता कि बस सारे टाइटल उसी को जीतने हैं, हमेशा उसी को जीतना है। हारते भी हैं, दूसरे भी जीते हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो मोमेंट ऑफ द फाइनल था वो शायद आप इत्तेफाक करें तो वो जो यमाल के जो भाई है छोटे 3 साल के, आपने देखी वो वीडियो? जी जी। जिस तरह वो ग्राउंड में आए और वो लिपटे उनके अपने भाई के साथ और जिस तरह उन्होंने वो ट्रॉफी उनको थमाई और जो फुटेज उनकी बाद में आई, जैसे पोज दे रहे थे वो 3 साल का बच्चा, यकीन माने वो देख के बड़ा जबरदस्त एक रहा। एक बहुत अच्छी फील गुड फीलिंग वाली वो चीज थी, सारी चीजें जो आ रही थी। उसके साथ साथ यमाल की जैसे बात करें, जब उन्होंने मेसी को भी जाकर वो मिले हैं, वो भी एक बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप की अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छी थी। एक रिस्पेक्ट थी इस जेस्चर में। खुद मिले जाके, वो खुद उनके पास गए और जाके, क्योंकि देखें जब वो 3 महीने के 6 महीने के थे तो वो एक तशहीरी मुहिम के लिए उन्होंने मैसी के साथ वो थे जब वो बाट टप्पे थे और बिल्कुल छोटा सा बच्चा। कोई सोच नहीं सकता कि 3 महीने का बच्चा जो है बाद में मैसी के साथ ही वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा होगा। अगर हम बोलेंगे यार तो बॉलीवुड की किसी फिल्म में होता है इस तरह का, लेकिन रियलिटी में हुआ है ऐसा। जो मैसी भी कह रहे थे कि ये पता नहीं, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह की चीज हुई तो उसके बाद जाहिर है कि वो इनके आइडियल होंगे। और जिस तरह वो गए, खुद जाके बात की आपस में, गेम के बारे में भी यकीनी तौर पे बात की होगी, तो एक अच्छा मैसेज गया। तो मेसी का हवाले से खैर किसी को कोई शिकायत नहीं, उनका रवैया भी अच्छा होता है, उनका गेम भी अच्छा होता है। लेकिन कुछ दूसरे जो प्लेयर थे उनकी टीम के, उनका रवैया अफसोसनाक था।
और टूर्नामेंट का इस तरह से इख्तिताम हुआ। और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई, बहुत सारी हम लोग बातें कर भी चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट फाइनल जो खत्म होना सही। था वो एक अच्छे नोट पे होना चाहिए था। ये चीज़ सही नहीं थी। बिल्कुल जाहिद साहब, अगर हम बात करें लियोनार्डो पारजिस पर लंबी पाबंदी लग सकती है, जिस तरह से वो एक तनाज़ा हुआ, आपको क्या लगता है अब किस हद तक ये चीज़ उनके करियर को मुतासर कर सकती है और क्या क्या इम्कानात हैं, कितनी पाबंदी लग सकती है? देखें, एक तो ये जो फाइनल था ये खासा आपको पता है गर्मा गर्म हुआ है। इससे पहले अर्जेंटाइन का और इंग्लैंड का मैच था, वो भी बहुत हीट ऑफ द मोमेंट थे उसमें भी, और इसमें भी ऐसे ही लग रहा था। और दोनों तरफ से प्लेयर्स का बॉडी प्ले बहुत ज़्यादा हुई इस मैच में, और फिर जो ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से भी जो कुछ कहा जा रहा था, लगता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और फिर जैसे ही फाइनल की सीटी बजी, क्योंकि इससे पहले रेड कार्ड रेफरी ने दिखाया था फाउल होने पर, और वही उनको गर्मा गर्मी थी। ऊपर से अर्जेंटाइन हार भी गई, और चंद दिनों से अर्जेंटाइन के लिए सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा मुहिम चल रही थी। अभी उनके प्लेयर हैं जो मोलिनो हैं और फिर रेआंद्रो जो बादेस हैं, इन दोनों पर पाबंदी लग सकती है। आर्टिकल 36 है फीफा का जो मैं देख रहा था, और माजी में भी ऐसा हुआ। अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है तो प्लेयर्स को पाबंदी लग जाती है कम अज़ कम 3 मैचेस की। और फिर जो चैम्पियंस लीग का एक मैच रेफरी हैं बड़े मशहूर, उनका भी ये कहना था कि खेल की रूह को बरकरार रखने के लिए 10 मैचों की पाबंदी लगाई जाए। लेकिन बहरहाल अभी तो जो अर्जेंटाइन ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच था उसमें भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी। जो फाकलैंड उनका मुतनाज़ इलाका है जिस पर जंग भी हुई दोनों मुल्कों में, तो उसके बारे में भी उन्होंने एक बैनर लहरा दिया था। उस पर भी एक कमेटी बनी थी तहकीकात के लिए। अब भी एक प्रोसिक्यूटर को मुकर्रर किया। यकीनी तौर पर कोई ना कोई पाबंदी लगनी चाहिए। और तनाज़ा तो बेशुमार हुए, लेकिन फ़िलहाल हम यही बात कर रहे हैं कि एक अच्छे नोट पर स्पेन की टीम जीती, खुशियाँ मना रही थी, और मैच ख़त्म होते ही ये हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ स्पोर्ट्स के हवाले से देखा जाए तो। बिल्कुल। और यूसुफ, अगर हम अर्जेंटाइन की टीम की बात करें, रनर अप टीम होने के बावजूद जब वो अपने मुल्क वापस जाते हैं, उनका भी एक शानदार, उनके जो मुल्क है उसने उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया है। फिर मेसी अपनी टीम के साथ नहीं गए हैं। यकीनन हम देख रहे थे कि वो मैदान में भी काफ़ी अफसुर्दा थे और काफ़ी आबदीदा थे। आप इस पर क्या कहेंगे अर्जेंटाइन के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर? देखिए, अर्जेंटीन टीम का शुमार फेवरेट टीमों में होता था, और फाइनली यकीनी तौर पर उनके जो फैंस हैं, उनकी जो अवाम है वहाँ पर, उनको यकीन था कि अर्जेंटीना की टीम स्पेन को हरा कर ये चौथी बार ये आलमी कप अपने नाम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यकीनी तौर पर जब वो वापस गए तो उनका इस्तकबाल भी किया गया, लेकिन एक सैड मोमेंट थी पूरे अपना फुटबॉल फैंस के हवाले से कि जिस तरह इस मैच का अख्ताम हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैच गो के इतना ज़्यादा वो सनसनीखेज़ी के मराहल से गुजरता हुआ एक गोल की वजह से स्पेन की टीम फातह करार पाई, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने समझे कि जो रही सही साख थी एक अर्जेंटीना की अवाम में, वो सारी ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान में भी जिससे भी हमने बात की वो भी बड़े मायूस थे कि इस तरह का रवैया किसी तौर पर भी हमने किसी भी स्पोर्ट्स में इससे पहले नज़र नहीं आया। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की तौर पर ये जो नाकामी थी उसको अपना बर्दाश्त करना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स नाम ही इसी चीज़ का है कि आप मुखालफ टीम को अगर जीत जाए तो उसको भी आप उसका जाके मुबारकबाद भी नहीं, उनके साथ हाथ भी मिला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिसिप्लिन की तमाम जो खिलाफ वर्जी हमने देखी इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई। और मैदान के बाद जब तकसीम इनामात की तकरीब थी तो जो रवायत ये रही है कि जो टीम जीती है उसको बैकअप किया जाता, तालियाँ बजाई जाती हैं, लेकिन जब उनको इनामात दिए जा रहे थे, ट्रॉफियाँ दी जा रही थी, जब वो जश्न मना रहे थे, तो उस वक्त जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे ये उनके पीछे करके खड़े हो गए थे, उनकी तरफ देखा तक नहीं, उन्होंने इस्तकबाल तो क्या उनका करना था। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो स्पेन की टीम ने मेसी का जब उसको आ रहे थे उनको अच्छा तरीके से उनका इस्तकबाल किया, उनके लिए जो उनके जमात है वो वहाँ पर पहुँचे भी थे उनकी सपोर्ट के लिए। तो एक जो पूरा स्पोर्ट्स स्पिरिट था वो कहीं नज़र नहीं अर्जेंटीना की तरफ से। इससे इतनी तौर पर फीफा को अपनी जो एक सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मिसाल जब तक वो नहीं बनाएंगे उस वक्त तक ऐसे मामला हमें देखने को मिलते ही रहेंगे अर्जेंटीना की तरफ से। सही, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कशन में शामिल करते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं नासिर इस्माइल साहब, कोच भी हैं, इंटरनेशनल फुटबॉलर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं फुटबॉल के। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर इस्माइल साहब आपके वक्त का। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, सबसे पहले कहिएगा, स्पेन जो है वो जैसा हमने कल भी डिस्कस किया, वो बड़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अर्जेंटाइन को आउट क्लास करने के बाद फाइनल में अब वो ये टाइटल जो है वो जीती, अपने मुल्क पहुंची मैड्रिड, शानदार इस्तकबाल हुआ। हम स्पेन की जो इस वक्त जीत के क्रेडिट की अगर हम बात करें, प्लेयर्स की इंडिविजुअल ब्रिलियंस किस हद तक थी, और इसके साथ साथ अगर हम कोच की प्लानिंग, जिस तरह से प्लेयर्स की रोटेशन की गई, उसको किस हद तक क्रेडिट जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
जी बिल्कुल, कोच को 100% क्रेडिट जाता है, क्योंकि जिस केमिस्ट्री के साथ वो इस टीम को उन्होंने यूरोपियन चैंपियन बनाया, उसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियन बनाया। और जहां तक हम बार बार डिबेट कर रहे हैं अर्जेंटीना के एटीट्यूड की, तो अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना के मुल्क के अंदर जब मैच खत्म हुआ तो उन्होंने अपने मुल्क को नहीं छोड़ा, क्राउड ने नहीं छोड़ा, वहां पे उन्होंने सारी चीजों को तबाह कर दिया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ उन्होंने झगड़े किए, चीजें जलाई, मतलब इंतशार फैलाया। तो आप इससे अंदाजा कर लेंगे फिर टीम के अंदर किस किस्म का एटीट्यूड होगा कि जो ग्राउंड में मौजूद है और मैच आ रहे हैं। तो ये अर्जेंटीना की एक रिवायत रही है, और मैं समझता हूँ कि फीफा की जहाँ तक बात हो रही है, फीफा तो इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो टोटल फेल नजर आई है इन तमाम एस्पेक्ट। आप देख लें कि वो रेड कार्ड के इशू से जो शुरू हुआ, फिर VAR के ऊपर क्रिटिसिज्म, फिर तमाम जो है अर्जेंटीना को आउटराइट फेवर दे के मिस्र के सामने से उनको लेके आगे तक लाना, और फाइनल में आके मेरे ख्याल से शायद फीफा ने अर्जेंटीना को कहा कि बस अब हमारी जॉब खत्म हो गई, अब आप यहाँ से अपने ओन पर है, अगर जीत सकते हैं तो जीत जाए, यहाँ तक हम लाना चाहते थे आपको ले आए। तो सारी चीजें मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटेलिजेंट बिहेव करने चाहिए था अर्जेंटीना को, और थोड़ा सा इंटेलिजेंट इनको एक्ट करना चाहिए था स्पेन को, कि वो ना जाते उनके पास। जब आप देख रहे हैं कि वो ड्यूरिंग में मैच भी गाली गलौज कर रहे हैं, मुस्तकिल बदतमीजी कर रहे हैं और मुस्तकिल वो हिरास कर रहे हैं, तो उसके बाद बनता नहीं था कि जब आपने फेयर प्ले हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो रेफरी से मिलते आप आ जाते। लेकिन आप देखें ना, मैच के बाद भी, ये पहली हिस्ट्री है वर्ल्ड कप की कि मैच के बाद भी रेफरी ने प्लेयर को रेड कार्ड दिया खत्म होने के बाद। तो मतलब इस किस्म का एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अर्जेंटीना की जगह हुई, अर्जेंटीना का एक इमेज था जिसको अर्जेंटीना को, मैं खुद भी अर्जेंटीना का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जिस तरीके से अर्जेंटीना ने एटीट्यूड दिखाया, और मैं समझता हूँ कि हर आदमी की एंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मेसी का जो एंड था वो अच्छा नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप के हवाले से। सही। नासिर साहब, अगर हम एक कोच की हैसियत से बात करें, जिस तरह से अर्जेंटाइन की जो इस वक्त प्लेयर हैं, उन्होंने जिस तरह से आउटबर्स्ट हुए हैं, उसके बाद ऑन फील्ड जो एक मेंटल, अगर हम बात करें, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस तरह से जो है वो डेवलप की जा सकती है, किस तरह से तैयारी की जा सकती है अपना जो टेम्परामेंट है उसको कंट्रोल रखने के लिए? सबसे पहले किसी भी कोच का, जैसे बीइंग अ कोच मैं होता हूँ, तो मैं सबसे पहले प्लेयरों से एक ही डिमांड करता हूँ कि मुझे आपसे 3 चीजें चाहिए। मैं उनसे पहली फल से 3 चीजें डिमांड करता हूँ। मैं कहता हूँ नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 डिसिप्लिन, नंबर 3 डिसिप्लिन। ये सबसे पहले मोटो होता है हर कोच का, खासतौर पर मेरी फिलॉसफी में ये सबसे पहले होता है। चाहे वो आप इन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो, आपका सुबह सोने से उठने से लेके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर चीज में एक डिसिप्लिन कोड दिया जाता है जिसको प्लेयर को 100% फॉलो करना जरूरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोच और उनकी जो मैनेजमेंट है वो टोटल फेल हुई है अपने प्लेयरों को अर्जेंटीना के कंट्रोल करने में और उनको डिसिप्लिन मेंटेन करने के अंदर। और इनफैक्ट अगर आप स्पेन को देखें कि उन्होंने शानदार डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, इसी तरह आप ये देखें जो पैराग्वे का मैच था फ्रांस के साथ, उसमें उन्होंने लिटरली रेफरी ने कंट्रोल किया उस मैच को कार्ड दिखा के, और अगर वो ज्यादा कार्ड दिखाता तो कम से कम पैराग्वे के, मैं समझता हूँ कि 4 से 5 प्लेयर रेड कार्ड होते। लेकिन उस दिन फ्रांस के तमाम प्लेयर मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे और उनकी उस मार को बर्दाश्त कर रहे थे कि यार हम मैच जीत के निकल जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा यही बेनिफिट होगा। कोच बार बार उनको यही कह रहा था कि बचाओ अपने आप को लेकिन परफॉर्म भी करो। तो कोच का बड़ा रोल होता है मैनेजमेंट का अपनी टीम को कंट्रोल में, और यहाँ पे टोटली अर्जेंटीना के जो कोच थे वो फ्रस्ट्रेट थे, वो बिल्कुल फेल हुए इस मामले में और किसी के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नजर नहीं आया। सही। नासिर इस्माइल साहब, जैसा कि हम इस तनाज़ात में जो लियोनार्डो पारदेस है, अगर हम इसकी बात करें, इनके ऊपर जो इस वक्त बात की जा रही है पाबंदी के हवाले से, क्या रूल्स कहते हैं किस हद तक सज़ा जो है वो दी जा सकती है? देखिए बिल्कुल इसके ऊपर इसके अंदर 2 लोग होते हैं जो मैच को कंट्रोल कर रहे होते हैं ऑफ द फील्ड। एक होता है मैच कमिश्नर, एक होता है रेफरी असेसर। मैच कमिश्नर पूरा जितना भी ग्राउंड का कंट्रोल होता है कंप्लीट, जिसमें कैमरामैन भी शामिल है, जिसके अंदर लॉजिस्टिक वाले भी मामला है, जिसमें सिक्योरिटी भी है, ईच एंड एवरीथिंग चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है यहाँ पे जो तमाम चीजों को नोट डाउन करता है, और मैच कमिश्नर रिपोर्ट बनाता है। और मैच कमिश्नर ऊपर बैठ के अपनी बेंच में तमाम चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या इंसिडेंट हो रहा है, वो नोट डाउन करता रहता है, प्लेयरों के नाम भी, उनके जर्सी नंबर भी, ऑफिशियल्स के भी एटीट्यूड को। फिर उसके बाद उनके पास एक डिग्री बनी हुई होती है ऑटोमेटिक, इसमें ये क्राइम किया, इसकी ये डिग्री है, ये क्राइम किया, इसकी ये डिग्री है, मतलब ऑटोमेटिक डिग्री में फिट हो जाते हैं
और उसके बाद ऑटोमेटिक उनका आप देखेंगे कि अर्जेंटीना के लोगों के सस्पेंशन के लेटर भी निकलेंगे और आगे उनके ऊपर किसी में 1 मैच, किसी में 2 मैच हो सकता है, किसी में 6 माह की पाबंदी और किसी में 1 साल की पाबंदी भी, ये आपको बहुत जल्द सोशल मीडिया पे फीफा के थ्रू मिल जाएगी अगर फीफा फ्लेक्सिबल ना हुई तो। ठीक है, क्योंकि इन्फेंटिनो जिस तरीके से फ्लेक्सिबल नजर आए अर्जेंटीना के लिए, अब हो सकता है कि शायद वो वापस जाके फीफा और जाके वो कहे यार इतनी कर दो, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इन्फेंटिनो अगला इलेक्शन फीफा का जीतेंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। नासिर इस्माइल साहब, अगर हम मॉडर्न फुटबॉल की बात करें तो अगर स्टाइल की बात करें उसमें हाई प्रेसिंग और पोजीशन स्टाइल जो है, इस फॉर्मेट ने किस हद तक जो है ये फॉर्मेट ट्रेंड बन चुका है, इसको टीम्स फॉलो कर रही हैं, आप इस चीज़ से कितना इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ से और मेरा भी यही फिलॉसफी है। और मैंने लास्ट जो सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जो मैंने श्रीलंका में खेली थी, मैं इसी हाई प्रेसिंग और एटीट्यूड के साथ मैंने अपने तीनों मैच मैंने खेले थे। पहला मैच हमने भूटान को 4-0 से जीता था इसी हाई प्रेसिंग के ऊपर, और सेकंड हमने मालदीव को 5-2 से हमने मैच जीता था। तो हम यही कहते हैं अपने प्लेयरों को कि दुनिया भर के अंदर अटैकिंग फिलॉसफी पे फुटबॉल खेली जा रही है, मॉडर्न फुटबॉल पे, डिस्पाइट ऑफ कि आपके पीछे अगर गोल भी होते हैं, लेकिन अगर आप 5 गोल करते हैं और 2 खा भी लेते हैं तो नो इशू। लेकिन यही चीज दुनिया में सिखाई जा रही है और स्पेन ने ये साबित किया है कि जितने टेक्निकली साउंड वो थे, जितना उन्होंने मैच बॉल विनिंग 10 सेकंड से 12 सेकंड और 15 सेकंड में पूरे वर्ल्ड कप में किया, उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि जो भी आपने फुटबॉल खेलनी है वो अपोनेंट के एरिया में जितना ज्यादा आप खेलेंगे आप उतने सक्सेसफुल रहेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ दीगर टॉपिक्स पर भी डिस्कशन जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अगर हम बात करें स्पेशल ओलंपिक्स के हवाले से तो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत नेशनल स्पेशल ओलंपिक्स गेम 2026 के दूसरे और आखिरी मरहले में फुटबॉल इवेंट का आगाज़ हो गया। इस हवाले से बात करते हैं, ज़ुबैर नज़ीर खान हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। ज़ुबैर, बताइएगा सबसे पहले इस इवेंट के हवाले से कैसी तैयारियां रहीं और ओवरऑल ये जो इवेंट चल रहा है कितना बेहतरीन इवेंट है? बिल्कुल, ये स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत जो नेशनल स्पेशल गेम्स 2026 हैं, इसका दूसरा और आखिरी मरहला जो है वो फुटबॉल टूर्नामेंट की सूरत में यहाँ कराची के यूनाइटेड स्टेडियम पर खेला जा रहा है। इसमें जो है सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फेडरल एरियाज और गिलगित बल्तिस्तान की बॉयज़ एंड गर्ल्स टीमें जो शिरकत कर रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान जो है खुसूसी खिलाड़ियों के लिए जो है अपने किरदार से बड़ी मारूफ है और पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान को खुसूसी अफराद के हवाले से जाना और पहचाना जाता है। इस टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद यही है कि स्पेशल बच्चों को जो है सामने लाया जाए, उनकी सलाहियतों को उजागर किया जाए। पहले मरहले में लाहौर में जो है स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के तहत जो है पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मुकाबले हुए थे, जिसमें पंजाब ने 13 गोल्ड मेडल के साथ अपनी सबकत जाहिर करते हुए टाइटल अपना नाम किया था, जबकि सिंध जो है 8 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुआ था, जबकि फेडरल एरियाज की टीम है उसने 7 गोल्ड मेडल हासिल किया और तीसरी पोजीशन हासिल की थी। इस फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से ये कि इसको बेहतरीन कोचेस की जो है सरपरस्ती हासिल है और स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी जो है वो खुसूसी तौर पर अपनी ज़ाती निगरानी में इस इवेंट को मुनक्किद करा रही है, जिसमें मैंने बताया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स इवेंट्स अलग अलग शामिल हैं और टीमें जो है भरपूर अंदाज में कर रही हैं। आज पहले दिन जो है कराची यूनाइटेड स्टेडियम पर जो है इब्तिदाई मुकाबलों का इनेकाद हुआ था। कल भी टूर्नामेंट जारी रहेगा। सरोजा टूर्नामेंट की जो है फाइनल जो है जुमेरात को खेले जाएंगे, जिसके बाद जो है तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद होगा, जिसमें जो है टाइटल जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को मेडल तकसीम किए जाएंगे। जी, यकीनन एक ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है और यकीनन एक कंपटीशन नहीं है बल्कि जो डिफरेंट टैलेंट हैं, स्पेशली अगर हम फुटबॉल की बात करें, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। और बहुत शुक्रिया, ज़ुबैर नज़ीर खान हमारे साथ मौजूद थे। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। हमने जैसा फुटबॉल के हवाले से भी बात किया है, मैं आपसे बात करना चाहूँगी मरियम महमूद के हवाले से। यूरोपियन वुमेंस चैम्पियंस लीग में उन्होंने डेब्यू करके यकीनन एक तारीख रकम की है। कितना बड़ा मोमेंट है ये पाकिस्तान के लिए? देखें इफ्जा, ये पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए बहुत ही इनकरेजिंग साइन है कि पाकिस्तान की ख़वातीन अब यूएफए वुमेन लीग में भी हिस्सा ले रही हैं। मरियम महमूद के वालिद रियाज महमूद का ताल्लुक पाकपतन से था। वो यहाँ से मूव हुए बर्मिंघम में, वहाँ पर उन्होंने क़याम किया, वहाँ पर
उनकी शादी के बाद बेटी हुई जिसका मरियम महमूद रखा। मरियम महमूद ने इब्तदाई तौर पर, क्योंकि उनके वालिद को फ़ुटबॉल का जुनून था, इसलिए उन्होंने इसी फुटबॉल के खेल को अपनाया। वो पिछले साल से पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है उसका भी हिस्सा रही, उनकी नुमाइंदगी भी कर रही है। अब उनके लिए बड़ा मौका है कि वो यूएफा वुमेन लीग में रेक्सम जो वहाँ का क्लब है, बड़ा 1864 में ये क्लब बना था वेल्स में, और ये इस वक्त दुनिया का तीसरा ओल्डेस्ट तरीन फुटबॉल क्लब है जिसकी नुमाइंदगी अब मरियम महमूद कर रही हैं। कल से वहाँ पर जो यूएफा वुमेन लीग के क्वालिफाइंग राउंड उसका मुकाबलों का आगाज़ हो रही है, इसमें मरियम भी एक्शन में दिखाई देंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। इससे आने वाली जो खवातीन बिल्कुल बड़ा अच्छा मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद।